तो आज हम चैप्टर 1 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर हम किसी भी चीज़ में से मैनेजमेंट को हटा देंगे तो उसका हमें कोई भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। जो आउटपुट आएगा वो जीरो आएगा। तो इसीलिए ये इससे हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस एक्चुअली में होती क्या है। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये हर जगह अप्लाई होता है, भले ही ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट हो। तभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल हो सकती है अगर वो मैनेजमेंट की सभी फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करती है। जो मैनेजमेंट होता है ये एक डेलिब्रेट प्रोसेस है। मैनेजर को जो टास्क होता है वो होता है DDI, डी फॉर डिप्लॉय, आई फॉर इम्प्रूव एंड डी फॉर डिज़ाइन, डी फॉर डिप्लॉय और आई फॉर इम्प्रूव। और ये सारी एक्टिविटीज़ एक मैनेजर को परफॉर्म करनी होती है ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से स्मूथली चला सके। अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो मैरी पार्कर फोलेट ने दी है वो है कि किसी भी काम को कराने मैनेजमेंट एक आर्ट है जिससे हम कोई भी इंसान किसी भी काम को कर सकते। किसी भी मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है जिससे लोग अपना किसी भी काम को करा सकते हैं। किसी भी काम को कराने की जो आर्ट होती है वो मैनेजमेंट होती है। मॉडर्न डेफिनेशन मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वो उसको डिज़ाइन करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं ताकि सभी लोग साथ में मिल करके एक अपने कॉमन गोल को अचीव कर सके इफेक्टिवली और एफिशिएंट। मैनेजमेंट के 3 एसेंशियल कंपोनेंट हैं। पहला प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवनेस, तीसरा एफिशिएंसी। पहला देखते हैं प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हमें काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और ये सारे के सारे फंक्शंस मैनेजर को परफॉर्म करने होते हैं ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके। सेकंड हमारा एलिमेंट है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस कहता है कि सही काम को करना है और अपने गोल को टाइम पर अचीव करना है, और इसका जो एम होता है वो एंड रिजल्ट पे होता है। इफेक्टिव होने के लिए हमें अपने काम को, जो हमें काम दिया गया है उसको पूरा करना है, और हमें ये ध्यान में नहीं रखना है कि उसकी कॉस्ट क्या आएगी, बस अपने काम को कंप्लीट करना है किसी भी तरह से। एफिशिएंसी कहती है कि अपने काम को हमें करना तो है लेकिन सही तरीके से करना है और कम से कम रिसोर्सेज में करना है। इसका मतलब है कि अपने काम को कम से कम लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें जनरेट करना है। एफिशिएंसी सिग्निफाई करती है पीक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें हमें कम से कम इनपुट लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें जनरेट करना होता है, और इसकी वजह से अगर हमारी कॉस्ट कमाएगी तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन क्या है? ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है लेकिन आपस में इंटर रिलेट करते हैं। अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस की, तो इफेक्टिवनेस ये मेजर करती है कि हमारा जो आउटपुट, कि हमने अपना आउटपुट कितने टाइम में जनरेट करा है, और एफिशिएंसी बताती है कि हमने जो आउटपुट अपना जनरेट करा है वो कितने रिसोर्सेज में हमने आउटपुट अपना जनरेट करा है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों, अगर हम इफेक्टिव हैं और एफिशिएंट नहीं है, या हम एफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं है, दोनों ही सिचुएशन में हमें फेलियर प्रोवाइड होगी। और इसीलिए हमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। अगर हम एफिशिएंसी को इग्नोर कर देते हैं तो हमें इफेक्टिव बन पाना ईजी होगा, और इंडिया में जो मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो एफिशिएंट नहीं होती। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कम से कम रिसोर्सेज में कोई भी हमारा जितने भी सर्कमस्टांस है, किसी भी सर्कमस्टांस में कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करने को यह मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। एमटी है इसकी। मेरे ग्रुप का जीपी कॉन्टिन्यूसली डिम जा रहा है। साथ बोलोगे साथ में? मेरे ग्रुप मैनेजमेंट। मेरे ग्रुप का जी गोल ओरिएंटेड। मेरे ग्रुप का जीपी मैनेज मेरे ग्रुप का जीपी कॉन्टिन्यूसली मैनेज मेरे ग्रुप का जीपी कॉन्टिन्यूसली डिम डी आई मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। एम
मल्टी डायमेंशनल। पहले देखते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग साथ में काम कर रहे होते हैं और उनका सबका अपना अपना अलग अलग पर्पज होता है। वो लोग सब साथ में काम करने के लिए आते हैं और जो एक मैनेजर होता है वो उनको साथ में उनको टीम वर्क सिखाता है और साथ में उनको कोऑर्डिनेट कराने में मदद करता है ताकि वो अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सके। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वही ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एसेट होता है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट जब हम मैनेजमेंट एक पर्पसफुल एक्टिविटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है तो उसका एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। और उसके लिए उसको अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के जो उसको गोल्स होते हैं वो सिंपल और क्लियर सेट करने होते हैं। और हमें पता भी है कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनके अपने अलग अलग गोल हो सकते हैं और सभी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करना होता है और मैनेजमेंट हमें मदद करता है ताकि वो गोल्स अच्छे से अचीव हो सके, स्मूथली और आराम से हम उनको अचीव कर सकें। मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये सारे ही भले ही ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट हो, सभी में मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत होती है। जो मैनेजमेंट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपने कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सके। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग और ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये कभी भी मैनेजमेंट हमें हमेशा करना ही होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और मैनेजमेंट हमें मदद करता है कि हम कॉन्स्टेंटली चीज़ों को, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करें और उनका सोल्यूशन ढूंढें। और एक जो मैनेजर होता है वो कंटिन्यूसली मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक चेंजेबल इन्वायरमेंट में काम करती है और उसको काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सोशल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और उस और उस एक्सटर्नल फैक्टर्स के बीच में उसको सर्वाइव अगर करना है और ग्रो करना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन को एज पर द एनवायरनमेंट अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, वरना तो एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट एक इनविजिबल फोर्स होती है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। या एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने टारगेट्स वो अचीव कर पा रही है तो यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छे से किया जा रहा है। और हम मिसमैनेजमेंट को भी फील कर सकते हैं अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में केओस है या फिर कुछ कंफ्यूजन हो रखा है तो मुझसे भी पता लगा सकते हैं। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है और उसमें हमें काफ़ी सारे डायमेंशंस जो हैं वो हमें करने पड़ते हैं, उसमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट मैनेजमेंट इसका पहला जो डायमेंशन है वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसी ये कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है किसी न किसी काम को करने के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे बड़े एसेट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के और हमें उन सबको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे जो गोल्स है वो अच्छे से अचीव नहीं हो पाएंगे। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। हमें पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, जैसे कि परचेजिंग, सेलिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस। हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी होती है और ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमें मैनेजमेंट ऑफ जो पीपल है और मैनेजमेंट ऑफ वर्क है उन दोनों को आपस में कंबाइन करना पड़ता है। यानी कि क्या हमें काम करना है और उस काम को कौन करेगा, ये हमें देखना, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके 3 ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर सके और इसमें हमारे तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। SPG, एस फॉर सर्वाइवल,
P for profit, G for growth. फर्स्ट वन इज सर्वाइवल। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो लंबे लंबे टाइम तक अपने आप को मार्केट में एग्जिस्ट कर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो लंबे टाइम तक एक मार्केट में एग्जिस्ट करे, और उसके लिए उसको जितनी उसकी कॉस्ट आती है उसको रिकवर करनी पड़ती है अब उतना रेवेन्यू जनरेट करके। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली होती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है, और इसके बिना बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर कोई बिजनेस के पास प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। तो मैनेजमेंट को इंश्योर करना होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट को अर्न करे, और प्रॉफिट जो है वो एक रिवॉर्ड होता है रिस्क को बियर करने का। नेक्स्ट इज ग्रोथ। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर उसको लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करना है मार्केट में, तो उसको अपने आप को एक्सपेंड करना होगा और डाइवर्सिफाई भी करना होगा। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम में और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के टर्म्स में, उसका मार्केट में शेयर कितना है, वो कितनी सेल कर रही है, उसके कितने प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव हमें सोशल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना होता है सोशल वेलफेयर करके, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का ही पार्ट होती है, तो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को भी सर्व करे। कुछ मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव हमें देखते हैं, वो क्या क्या होते हैं। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना इको फ्रेंडली मेथड्स को यूज़ करके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, या फिर डिसेबल्ड जो लोग होते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना लोगों को, जैसे कि क्रैश फैसिलिटी और स्कूल हॉस्पिटल्स वगैरह, और अच्छे प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पे लोगों को देना, लॉफुली बिजनेस को कंडक्ट कराना, इलीगल तरीके से नहीं, लीगली बिजनेस को कंडक्ट कराना, और एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना। नेक्स्ट है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के हमें लोग देखने के लिए मिलते हैं जो अलग अलग पोजीशन पे और अलग अलग उनकी जो पर्सनैलिटीज है वो होती है, और अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है जो वो अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। तो और उनका जो ऑब्जेक्टिव है उनको एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का जो अपने एम्प्लॉयज़ की जो ऑब्जेक्टिव है उनको भी अचीव कराए। कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं, ये हो सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स को हमें पूरा कराना है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव सैलरीज या उन्हें पर्क्स प्रोवाइड करने हैं। सोशल नीड्स उनकी हमें फुलफिल करनी है, जैसे कि रिकॉग्निशन, उनको रिस्पेक्ट चाहिए और उनको रिकॉग्निशन मिले। हायर लेवल नीड्स जैसे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, और उनको एक अच्छा हेल्दी और वर्किंग इन्वायरमेंट हमें देना है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। एम्प्टी इफ सोसाइटी में रहने वाले पर्सन डायनामिक एंड एफिशिएंट होंगे तो हमारे ग्रुप गोल्स अचीव हो जाएंगे। देखते सोसाइटी मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट, देन पर्सनल management helps in personal goals, then dynamic management is a dynamic function, efficient management increases efficiency, then group goals management helps in achieving group goals। फर्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट अगर हम अपने बिजनेस को अच्छे से कंडक्ट कराते हैं और उसमें अच्छे से चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, तो हम साथ ही साथ सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हम उसमें कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी को भी सर्व करे। अगर एक प्रॉपर मैनेजमेंट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो वो लोगों को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनको इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से प्रिवेंट करता है, जो कि अल्टीमेटली सोसाइटी के डेवलपमेंट में ही मदद करता है। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिससे जो एक ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करनी होती है ताकि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। मैनेजमेंट मदद करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एक मैनेजर अपने अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इस तरह से मोटिवेट करता है और लीड करता है ताकि वो एक साथ मिल करके अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाए और उनको अच्छे से पूरा कर पाए। मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम करती है।
और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जनरली उनको पसंद नहीं होता कि उनको चेंजेस उनको पसंद नहीं होते, वो उनको रेजिस्ट करते हैं। और एक मैनेजमेंट एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाती है ताकि और उनको मोटिवेट करती है ताकि वो उन चेंजेस को अडेप्ट कर लें। ऐसा करने की वजह से जो एक मैनेजमेंट है वो मार्केट में उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो मेंटेन रहती है। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। मैनेजमेंट अगर हम चीज़ों को अच्छे से मैनेज करेंगे प्रॉपर्ली तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट कम आएगी और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो उससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो एफिशिएंट होगी। मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद कराता है। मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत होती है ताकि हम ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकें। अब अगर हम एफिशिएंट हो गए, हमने सब कुछ कर लिया, तो अब तो हमारे ग्रुप गोल्स अचीव हो ही जाएँगे। ये जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज़ को साथ में मिला कर के हमें मदद करता है कि हम ऑर्गेनाइज़ेशन के जो टारगेट हैं हम उनको अचीव कर पाएँ। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है? अब इसमें हमें 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। पहला मैनेजमेंट एज़ अ साइंस, मैनेजमेंट एज़ एन आर्ट, मैनेजमेंट एज़ अ प्रोफेशन। फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट एज़ अ साइंस। ये देखने के लिए हमें पहले देखना होगा कि साइंस क्या होता है। तो साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसमें जिसमें हम अपनी जो नॉलेज है वो एक्वायर करते हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट करके। और ये जो हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें कुछ जनरल ट्रुथ और लॉज बताती है। अब एज अ मैनेजमेंट अगर हमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है एज अ साइंस तो उसके लिए हमें दोनों के फीचर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। पहला जो फीचर है साइंस का वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और ये जो साइंस जो है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ये फीचर हमारा मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होता है क्योंकि मैनेजमेंट की भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है और उसके अंदर भी प्रिंसिपल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए ये जो फीचर है वो मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है और ये इसको सेटिस्फाई करता है। सेकेंड इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं हम उनको पहले ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनको रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और जो ये फीचर है वो पार्शियली एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट में क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमन बींग से डील करता है और उनका जो नेचर होता है वो हाईली डायनामिक होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं और इनको जैसा है उनको वैसे ही अप्लाई किया जाता है। और लेकिन जो हमारा जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते, हम उनको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने उनको मॉडिफाई करना होता है। इसीलिए ये वाला जो फीचर है वो पार्शियली एप्लीकेबल है मैनेजमेंट। तो अगर हम इसको ऑल ओवर देखें तो हमें ये पता चलता है कि मैनेजमेंट को हम प्योर साइंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम इसको इनएग्जैक्ट साइंस या सॉफ्ट साइंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट 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 हम आर्ट एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हम अपने स्किल्स को और अपनी खुद से हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं, उसी को हम आर्ट बोलते हैं ताकि हम एक अपना जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव करें। और जो हम आर्ट को हम एक्वायर कर सकते हैं स्टडी के थ्रू, चीज़ों को ऑब्जर्व करके और एक्सपीरियंस से। अब हमें देखना है कि क्या आर्ट के जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसके लिए हम देखते हैं आर्ट के फीचर्स क्या होते हैं। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जो आर्ट होती है वो आर्ट एक थ्योरेटिकल नॉलेज ही होती है एक आर्ट भी। और उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि, और ऐसे ही मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होते हैं और उसकी भी अपनी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। इसीलिए एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज फीचर है मैनेजमेंट का भी और आर्ट का भी। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट जो है हर इंडिविजुअल अपने अपने तरीके से अपनी अलग अलग चीज़ों में इसको अप्लाई करता है और ये फीचर जो है मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होता है क्योंकि हर मैनेजर अपने किसी भी काम को अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो आर्ट होती है, अगर हमें अपनी आर्ट को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ क्रिएटिविटी और स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। आर्ट को हम कांस्टेंट प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं और ये फीचर हम आर्ट का जो ये फीचर है वो मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल होता है क्योंकि मैनेजर्स चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करके और अपनी क्रिएटिविटी से अपनी मैनेजरियल स्किल्स को भी इम्प्रूव कर पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि
क्योंकि हमारे जितने भी फीचर्स थे आर्ट के और मैनेजमेंट के वो आपस में सिमिलर मैच हो रहे थे, तो इसलिए मैनेजमेंट को हम बोल सकते हैं कि वो आर्ट है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट क्योंकि ये सारे के सारे फीचर्स को सेटिस्फाई करती है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन होती है जिसमें लोगों को स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलती है और उनको ट्रेनिंग, साथ में उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। और इसमें प्रोफेशन में एंट्री जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसमें कोई भी एंटर नहीं कर सकता। जो नेचर है मैनेजमेंट का एज अ प्रोफेशन, उसको पढ़ने के लिए हमें पहले इन दोनों के फीचर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। पहला फीचर देखते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन की एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो कि हम एक्वायर कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन वगैरह के थ्रू, या किसी भी इंस्टीट्यूशन से हम इजीली उसको एक्वायर कर सकते हैं। ये जो प्रोफेशन है वो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट की भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है और उसके अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, अपनी थ्योरीज और अपने principles। और ये जो नॉलेज है हम अलग अलग इंस्टीट्यूशन से एक्वायर कर सकते हैं, जैसे कि आईआईटी और आईआईएम। इसकी जो प्रोफेशन की जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। हर प्रोफेशन में किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने से पहले एक हमें या तो एग्जाम क्लियर करना होता है या कोई डिग्री हमें उसकी लेनी पड़ती है, ताकि हम उस प्रोफेशन में एंटर कर सकें। ये फीचर जो है वो मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में ऐसी कोई भी एग्जाम या हमें कोई भी ऐसी डिग्री नहीं लेनी पड़ती जिसको लेने के बाद ही हम मैनेजमेंट को परफॉर्म करेंगे। ये ओपन टू ऑल होता है और इसको कोई भी परफॉर्म कर सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशन की प्रोफेशनल बॉडी होती है या प्रोफेशनल एसोसिएशन हम कह सकते हैं, जो जो किसी भी अपने जो उसका पर्टिकुलर प्रोफेशन होता है वो उसकी एंट्री को रेगुलेट करती है कि कौन उस प्रोफेशन में एंटर कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। और वो प्रैक्टिस की जो सर्टिफिकेट है उसको भी वो प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ वो कोड ऑफ कंडक्ट की क्या करना है और क्या नहीं करना है वो भी वो बताती है। ये फीचर भी मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैनेजर को किसी भी एक चीज़ों को मैनेज करने के लिए किसी भी मैनेजमेंट कोई एसोसिएशन ऐसी है ही नहीं जिसके लिए उसको कोई एग्जाम क्लियर करना पड़े और उसी के बाद वो चीज़ों को मैनेज कर पाए। नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें वो बताते हैं कि लोगों को किस तरह से बिहेव करना है और किस तरह से उनको अपने काम को परफॉर्म करना है। लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा कोई भी ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होता, और ऐसा मैनेजमेंट का ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट है भी नहीं कि जिससे वो लोगों को बताए कि तुम्हें किस तरह से परफॉर्म करना है। मैनेजमेंट को हम किसी भी तरह से अपने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। किसी भी प्रोफेशन का जो बेसिक मोटिव होता है वो अपने क्लाइंट्स को सर्व करने का होता है, और ये वाला जो फीचर है वो मैनेजमेंट में पार्शियली एप्लीकेबल है, क्योंकि किसी भी मैनेजमेंट का जो बेसिक एम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है कि वो अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाए। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक फुल फ्लेश प्रोफेशन तो नहीं है, जैसे कि हम मेडिकल और लॉ में देखते हैं, ऐसा फुल फ्लेश प्रोफेशन तो नहीं है, लेकिन ये क्योंकि ये प्रोफेशन के सारे फीचर्स को सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हमें देखने के लिए मिलते हैं जो अलग अलग पोजीशन पे और अलग अलग डिपार्टमेंट में प्लेस हुए रहते हैं, और उनकी खुद की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करने के लिए उनको हम साथ ही साथ में कुछ अथॉरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, और उसी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप बनता है। उसी को हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं या हायरार्की बोलते हैं। ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमारी 3 होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिक लेवल भी बोला जाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हम मैनेजमेंट लेवल भी बोलते हैं, और लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। कौन कौन सी लेवल होती है? स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और ऑपरेशन। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में सबसे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आते हैं। इसमें जैसे कि सीईओ हो गया, सीओओ, सीएफओ या चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग इसमें आते हैं। और ये लोग जो डिसीजन लेते हैं वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं।
टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या-क्या होते हैं? पहला फंक्शन है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अलग-अलग एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करती है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज़ को और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज़ को इंटीग्रेट करने का काम करती है, और साथ ही साथ वो एक्टिविटीज़, डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कोऑर्डिनेट कराने का काम करती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करती है और देखती है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी सेट करती है और कंपनी को साथ ही साथ में डायरेक्ट करती है कि वो उनको अचीव कर पाए। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो रिसोर्सेज को अरेंज करने का काम करती है, जैसे कि ह्यूमन, मशीन्स, मटेरियल, मनी, ताकि वो अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाए। वो रिस्पॉन्सिबल होती है सभी एक्टिविटीज़ के लिए जो भी एक बिज़नेस परफ़ॉर्म कर रहा होता है, और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ेगा। टॉप लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए और उसके वेलफेयर के लिए। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वही ओवरऑल लीडरशिप प्रोवाइड करती है अपनी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, और ये साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में एक इफेक्टिव कंट्रोल को भी एक्सरसाइज कराती है। नेक्स्ट वन इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक लिंक क्रिएट करती है टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में, और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है वो जो हमारी टॉप लेवल होती है उसके नीचे आती है, और जो ऑपरेशनल लेवल होती है उसके ऊपर ये एग्जिस्ट करती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने फ्रेम करी है वो इनको इम्प्लीमेंट करे और साथ ही साथ कंट्रोल करे प्लान्स को और स्ट्रेटेजीज। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं उसमें यूजुअली डिवीजन हेड्स होते हैं, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स और ऑपरेशन मैनेजर्स हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। फंक्शंस मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पॉलिसीज और प्लान्स जो वो बनाती है उनको इंटरप्रेट करके उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये ये देखती है कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं है, और अगर नहीं होते तो ये उसको भी कराने का काम करती है कि उनमें वो सफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराए। और ये लोअर लेवल मैनेजमेंट को और साथ ही साथ जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको उनकी नेसेसरी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी असाइन करती है। ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स यानी कि ऑपरेशनल जो मैनेजर्स होते हैं उनको मोटिवेट करती है और उनको हेल्प करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, और साथ ही साथ ये जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑपरेट कराने का भी काम करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग हो। ये रिस्पॉन्सिबल होती है सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो भी फर्स्ट लाइन मैनेजर परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जो टॉप मैनेजमेंट ने जो भी गोल सेट करे हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो उन गोल्स को अच्छे से और एफिशिएंटली इफेक्टिवली उन गोल्स को अचीव करें। ये अपने डिपार्टमेंट के लिए भी गोल सेट करते हैं और उनको ट्रैक भी करते रहते हैं ताकि सारे गोल्स जो हैं वो टाइमली और अच्छे से अचीव हो पाएँ। ये टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं, और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो भी सजेशन या ग्रीवांसेस और फीडबैक या कंप्लेन होती है वो टॉप लेवल तक पहुँचाती है, और साथ ही साथ जो टॉप लेवल के ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लोअर लेवल तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। इसको हम ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। ये पूरी मैनेजमेंट हायरार्की में सबसे नीचे जो बॉटम लेवल पे ये हमें देखने के लिए मिलती है। इसमें जो अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों को मिलती है वो बहुत लिमिटेड होती है। जो जैसे भी प्लान्स टॉप मैनेजमेंट ने बनाए होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में जैसे कि आते हैं सुपरवाइज़र, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट्स, सेक्शन ऑफिसर्स और वो सभी मेंबर्स जो डायरेक्टली ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के क्या-क्या फंक्शन? सबसे पहला कि जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट जो ऑपरेशनल जो मैनेजर्स होते हैं वो वर्कफोर्स के एफर्ट्स को देखते हैं कि वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज करने का काम ये लोग करते हैं। ये एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ खुद से जाके इंटरेक्ट करते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन उनको देनी होती है, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर, वो जो उन्हें मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने दिए होते हैं उनको पास ऑन करते हैं वर्कफोर्स तक। ये आउटपुट की जो क्वालिटी होती है, जो प्रोडक्शन हुआ है, उसको इंस्पेक्ट करते हैं कि उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है, वो अच्छे से उसकी जो प्रोडक्शन हुआ है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं है। और ये साथ ही साथ मटेरियल की जो वेस्टेज है,
और उसको भी मिनिमाइज़ करते हैं, और साथ ही साथ जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी मेंटेन करके चलते हैं। और जितने भी वर्कर्स की जो ग्रीवांसेस हैं उनको सॉल्व कराने का काम भी यही लोग करते हैं। इसको रिपोर्ट करके मिडल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। जो ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि वर्कर्स को एक सेफ और प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, और जो वर्कर्स होते हैं वो किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आते। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। कौन-कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। नेक्स्ट फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक अरेंजमेंट होता है जिसमें जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनको इस तरह से अलाइन किया जाता है, और उनको उनके बीच में इस तरह से उनके बीच में यूनिटी लेकर के आई जाती है ताकि वो कॉमन ऑब्जेक्टिव को अपने अचीव कर सके। तो कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू दी orderly arrangement of group efforts to provide unity of action to achieve common objectives। अगर हम दूसरे वर्ड्स में देखें तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी क्रिएट करना ताकि सभी लोग साथ में मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाए। कोऑर्डिनेशन खुद से नहीं बनता, हमें इसको बनाना पड़ता है, ये एक डेलिब्रेट प्रोसेस होता है। और ये जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ का एक कॉमन थ्रेड होता है, और क्योंकि ये एक हिडन फोर्स है जो सारे मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उनको आपस में बाइंड करके रखती है, जोड़ के रखती है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोऑर्डिनेशन की जो ज़रूरत है वो हर स्टेप पे पड़ती है, और हर फंक्शन में इसकी ज़रूरत होती है, और हर लेवल पे इसकी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एक सेपरेट फंक्शन ना बना करके इसको हमने बोला है कि ये मैनेजमेंट का एसेंस है, क्योंकि हर फंक्शन पे और हर लेवल पे इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शंस होता है उसका इनहेरेंट पार्ट होता है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन के बिना एक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन कर ही नहीं पाएगी। हम देखते हैं कि फंक्शंस जो डिफरेंट और एक मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उन वो किस तरह से कोऑर्डिनेशन से रिलेट कर पाते हैं। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। प्लानिंग में जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है वो हमें पड़ती है कि हमने जितना भी प्लान बनाए, जितने भी प्लान्स हमने बनाए हैं और जो हमने डिपार्टमेंटल प्लान्स बनाए हैं उनके बीच में एक जो लिंक है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन होना चाहिए। और या फिर जितने भी हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव बनाए और जितना हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपने ऑब्जेक्टिव तो बहुत हाई सेट कर लिए, उतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएंगे, और उसकी वजह से हमारे ग्रुप गोल्स जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग में हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं और जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है उनके बीच में कोऑर्डिनेट कराने की, और साथ ही साथ जो अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अथॉरिटी ज़्यादा दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमने कम दी है तो उसकी वजह से वो उसके पास ज़्यादा पावर हो जाएगी, वो उस पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी और अथॉरिटी कम दी है तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा जो भी एम्प्लॉय। थर्ड है कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग में हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक वर्कर की जो स्किल है और जो हम उसको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर हम फाइनेंस का बंदा अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं तो जो दूसरा जो जॉब है हम उसको मार्केटिंग की प्रोवाइड करेंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर हम फाइनेंस के लिए एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हैं तो जो हम उसको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी फाइनेंस की होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में। जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट को जो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो सबॉर्डिनेट है वो सुपीरियर को कोई भी सजेशन या फीडबैक जो देता है उसके बीच में भी कोऑर्डिनेट मेंटेन होना चाहिए। इसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए कि उनके स्टेटमेंट में कि अभी उसने कुछ और बोला और दूसरे टाइम पे वो कुछ और बोल रहा है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग में भी हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने पहले स्टैंडर्ड हमने जो सेट करे थे और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है, वरना
जो हमने गोल सेट करे हैं वो अचीव नहीं हो पाए। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें हर मैनेजमेंट के हर लेवल पर भी पड़ती है। कोऑर्डिनेशन जो है हमें हम देखें तो अगर हम देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो कोऑर्डिनेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इंटीग्रेट करा पाए और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को भी वो मे बी वो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट वन इज मिडिल लेवल। जो मिडिल लेवल है उसमें भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन और सब सेक्शन और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उन सभी डिपार्टमेंट्स को आपस में उनके बीच में हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम बात करें लोअर लेवल की, तो वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये देखने के लिए कि जो वर्कर्स हैं, जो वो काम अपना कर रहे हैं, उस वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये देखने के लिए कि एक प्लान जो हमने सेट करा था और जो वर्कर्स अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक मैनेजमेंट का एसेंस होता है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखते हैं सीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो डेलिबरेटली ग्रुप एफर्ट में यूनिटी लेकर आए। C4 continuous process. P4 coordination is all pervasive. Responsibility coordination all managers. Deliberately coordination is a deliberate process. Group coordination. Unity coordination brings unity in action. First one is coordination is a continuous process. जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और ये हमेशा चलता रहता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शंस हैं जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी में काम आता है और हर लेवल पे काम आता है। तो एक कोऑर्डिनेशन, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी तब तक हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन एक ऑल परवेसिव फंक्शन होता है, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में, भले ही ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट हो, सब में हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें हर लेवल पर पड़ती है, भले ही वो टॉप हो, मिडल हो या लोअर लेवल। कोई भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवॉइड नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन खुद से नहीं बनता, हमें इसको बनाना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेट ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, ये जितने भी अनरिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको यूनिफाई करने का काम करता है, ताकि वो एक पर्पसफुल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो सके। ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन सभी के एफर्ट्स को साथ में इंटीग्रेट करता है, ताकि वो अपने ग्रुप गोल्स को या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाए। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी इन एक्शन। ये जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को साथ में जोड़ करके रखता है, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव कर पाए, और ये एक तरह से बाइंडिंग फोर्स का काम करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की ज़रूरत हमें। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, वो है GDP। G4 ग्रोथ इन साइज, D4 फंक्शनल डिफरेंशिएशन, P4 स्पेशलाइजेशन। फर्स्ट इज ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता चला जाता है, वैसे ही उसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो उस टाइम पे हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम इतने सारे एम्प्लॉयज़ को किस तरह से उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करें और उनको किस तरह से डायरेक्ट करें। तो इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, कि ताकि हम सभी के एफर्ट्स को यूनाइट कर पाए और अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता चला जाता है, वैसे वैसे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हमारे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस या HR, कोई भी जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं हमें उनको डिवाइड करना होता है अलग अलग डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो अपना काम तो आइसोलेशन में करते हैं अकेले,
लेकिन सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव तो एक ही होता है ना, इसलिए सभी को आपस में लेकिन इसीलिए सभी आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं और इसीलिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम उन सबके बीच में उन सभी के बीच में एक लिंक क्रिएट कर पाएँ, ताकि वो अच्छे से काम करें और स्मूथली फंक्शन। नेक्स्ट वन इज़ स्पेशलाइजेशन ड्यू टू द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे-जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बाहर से स्पेशलिस्ट जो है उनको हायर करते हैं। और जो वो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको पसंद नहीं होता कि उनके काम में कोई भी इंटरफेयर करे या उनको कोई भी आके सजेशन या फीडबैक दे। तो कोऑर्डिनेशन मदद करती है, जो ये डिफरेंस होते हैं दूसरे मेंबर्स और जो स्पेशलिस्ट हैं उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस होती हैं, उनको मैच कराने के लिए कोऑर्डिनेशन हमारी मदद करती है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हम तब तक अचीव नहीं कर पाते तब तक एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन नहीं होगा। कोऑपरेशन अगर हम अगर हम कोऑपरेशन करते हैं अगर हम कोऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो भी वो यूज़लेस है, उससे हमें कोई आउटपुट मिलने वाला नहीं है। और ये इसीलिए क्या होता है, फ्रूटलेस होता है। कोऑपरेशन विदाउट कोऑर्डिनेशन इज़ फ्रूटलेस, और जो कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल। कि अगर हम अगर हम कोऑर्डिनेट तो कर रहे हैं लेकिन कोऑपरेशन नहीं हो रहा है, वो पॉसिबल ही नहीं है। कि अगर एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन फिर बन ही नहीं पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक मैनेजर को ट्राई करना चाहिए कि वो दोनों को साथ में अचीव कर पाए। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच में डिफरेंस देखते हैं। कोऑर्डिनेशन एक अरेंजमेंट होता है जो सभी के जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, सभी के एफर्ट्स को अलाइन करने का काम करता है, उनमें यूनिटी ऑफ एक्शन लेकर के आता है, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाए। और कोऑपरेशन होता है एक इंडिविजुअल की विलिंगनेस की वो दूसरे की हेल्प करे। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक डेलिब्रेट प्रोसेस होता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा। ये खुद से नहीं बनता, इसको बनाना पड़ता है, और मैनेजर एफर्ट डालता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन लेकर के आता है। लेकिन जो कोऑपरेशन होता है वो वॉलंटरी एफर्ट होता है। वो इंसान खुद से चाहता है कि वो कोऑपरेट करे, उसके अंदर की वो खुद से चाहेगा कि उसको कोऑपरेट करना है कि नहीं करना है। जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो दोनों ही फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशन से अराइज होता है, और जो कोऑपरेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल रिलेशन से ही बन पाता है। ये हमें ज़रूरी ये हमें ज़रूरी होता है कि जितने भी ये हमें जो कोऑर्डिनेशन कराना में ज़रूरी होता है, ताकि जितने भी लोग हैं वो साथ में काम करें और अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएँ। लेकिन जो कोऑपरेशन होता है उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, ताकि लोग साथ में काम करें। कोऑपरेशन में लोग साथ में खुद से काम करते हैं, ताकि वो अपना जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाएँ। जो कोऑर्डिनेशन होता है उसका वो चाहता है कि उसके जो गोल्स हैं वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो पाएँ, और जो उसका मेन एम होता है कोऑपरेशन का, वो होता है कि एक-दूसरे की मदद करना। जो कोऑर्डिनेशन है वो एक वाइडर टर्म होती है, और जो कोऑपरेशन है वो एक नैरो टर्म होती है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन का ही एक पार्ट होता है। वे 3